ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज क्लास 9th ज्योग्राफी लेसन नंबर 1 भारत स्थिति और आकार, इंडिया लोकेशन एंड साइज, और लेसन नंबर 2 भारत का भौतिक स्वरूप, फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, इन दोनों अध्यायों का मानचित्र कार्य बताया जाएगा जो कि पूर्णतया CBSE के पाठ्यक्रम पर आधारित है और इसी में से आपकी परीक्षा में आएगा। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, आपको मानचित्र कार्य सिर्फ परीक्षा के उद्देश्य से ही नहीं जानना है, बल्कि आपको अपने ज्ञान में संवर्धन करने के उद्देश्य से भी इसको समझना है, क्योंकि ये जो चीज़ आज बताई जाएगी यह आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी काम आएंगी। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि अध्याय 1 और अध्याय 2 के मानचित्र में आपको CBSE के पाठ्यक्रम के अनुसार क्या क्या दिखाना है या समझना है। तो बच्चों आप देखिए, सबसे पहले जो अध्याय 1 है, तो अध्याय 1 में भारत के राज्य और उनकी राजधानियों को दिखाना है, फिर कर्क रेखा दिखाना है और भारतीय मानक मध्याह्न रेखा दिखाना है, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन। फिर अध्याय 2 में 4 कैटेगरी है। पहली कैटेगरी में पर्वत श्रेणियों को दिखाना है, जिसमें काराकोरम है, जास्कर, शिवालिक, अरावली, विंध्य, सतपुड़ा और पूर्वी और पश्चिमी घाट को दिखाना है। इसके बाद जो है दूसरी श्रेणी में पर्वत शिखर दिए गए हैं, जिसमें K2 दिखाना है, अनायमुदी दिखाना है और कंचनजंगा। फिर तीसरी श्रेणी में पठारों को दिखाना है, जिसमें दक्कन का पठार है, छोटा नागपुर का पठार है और मालवा का पठार है। ये 3 पठार दिखाने हैं आपको मानचित्र पर। और चौथा है तटीय मैदानों का, जिसमें कोंकण तट है, मालाबार, कोरोमंडल और उत्तरी सरकार तट है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग अध्याय 1 से शुरू करते हैं और अध्याय 1 के मानचित्र कार्य को यहाँ पर जान लेते हैं। तो आइए थोड़ा बच्चों मानचित्र कार्य को ध्यान से आपको समझना है और सब पढ़ाए जाने के बाद बताए जाने के बाद आपको अभ्यास के तौर पर इसको करना भी है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं भारत के राज्य और उनकी राजधानियों के बारे में। तो आप देख रहे हैं, ऊपर से हम लोग शुरू करते हैं। भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है और हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, जो कि थोड़ा सा ऊपर है। इसको आप फिर से देख सकते हैं, ये है हिमाचल प्रदेश और इसकी राजधानी ये शिमला है, यहाँ पर है। फिर ये पंजाब है और उसके नीचे हरियाणा है। तो पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ है, जो कि बीच में आपको दिखाई दे रही है यहाँ। फिर इसके बाद जो है उत्तर प्रदेश है, जिस प्रदेश के आप निवासी हैं उस प्रदेश को भी देख लीजिए। ये है उत्तर प्रदेश और इसकी राजधानी लखनऊ है। इसके बाद इधर राजस्थान है, राजस्थान की राजधानी जयपुर है। फिर बिहार की राजधानी पटना है। फिर इसके बाद झारखंड है, झारखंड की राजधानी रांची है। फिर नीचे आइए देखिए, ये मध्य प्रदेश है, इसकी राजधानी भोपाल है। और इधर जो है कि गुजरात, इसकी राजधानी गांधीनगर है। इसके नीचे आप देखिए महाराष्ट्र है, ये इसकी राजधानी मुंबई है। फिर इधर छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। इधर उड़ीसा है और उसकी राजधानी भुवनेश्वर है। फिर पश्चिम बंगाल है, उसकी राजधानी कोलकाता है। आप इसको नक्शे पे देख सकते हैं, थोड़ा सा और इधर है बाएं तरफ। और उत्तर पूर्वी भारत में हम लोग चलते हैं, देखते हैं अरुणाचल प्रदेश है यहाँ और इसकी राजधानी ईटानगर है। ये असम है, जिसकी राजधानी दिसपुर है। मेघालय, जिसकी राजधानी शिलांग है। आप शिलांग को थोड़ा और ऊपर देखेंगे।
इसके बाद नागालैंड है इधर, जिसकी राजधानी कोहिमा है। फिर इम्फाल की बारी आती है, जो कि मणिपुर की राजधानी है। और मिजोरम है, जिसकी राजधानी आइजोल है। इधर त्रिपुरा है, जिसकी राजधानी अगरतला है। फिर बच्चों आप दक्षिण भारत में आइए तो आप पाएंगे कि ये तेलंगाना है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये दो राज्य हैं, इसको ध्यान में रखिएगा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी भी हैदराबाद, यानी संयुक्त राजधानियां हैं। इधर जो है कि छत्तीसगढ़ है, इसकी राजधानी रायपुर है, थोड़ा सा और ऊपर है। और इधर उड़ीसा है, इसकी राजधानी भुवनेश्वर है, ये भी थोड़ा सा ऊपर है। इसके बाद कर्नाटक है, यहाँ कर्नाटक की राजधानी बंगलौर। और तमिलनाडु यहाँ है, इसकी राजधानी चेन्नई है। और केरल है, तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। तो ये आपके देश के कुल 28 स्टेट्स हैं, जिनकी राजधानियाँ आप जानें। इसके बाद बच्चों आपको जानना है भारत की कर्क रेखा के बारे में। तो यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना है कि भारत की कर्क रेखा तो 23.5 डिग्री उत्तर की रेखा, जो कि भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, उसको आप जानेंगे ही। साथ में ये भी जानेंगे कि कर्क रेखा भारत के कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो आइए हम लोग दूसरे नक्शे पर चलते हैं। यहाँ देखिए, ये भारत की कर्क रेखा है। ये आप देखिए नक्शे में, थोड़ा सा ये आपको दिखाने में ये ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये भारत की कर्क रेखा है, जो कि कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य, ध्यान दीजिएगा। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अगले वीडियो क्या, इसके बाद, यानी अध्याय 1 के मानचित्र को बताने के बाद ये बताऊंगा। तो ये कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री की रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। इसके बाद है भारत का मानक मध्याह्न रेखा, जो कि 82.5 डिग्री की रेखा को भारत का मानक मध्याह्न रेखा कहते हैं। इसको फिर से देख लीजिए, ये रेखा है जो कि भारत की मानक मध्याह्न रेखा है और 82.5 डिग्री की है, जो कि मिर्ज़ापुर से होके गुजरती है। इसको आप देख सकते हैं, ब्रोकन लाइन में आपको दिखाया गया है। ये ब्रोकन लाइन में, इसको आप देखिए, ये जो ब्रोकन लाइन है, ये भारत की मानक मध्याह्न रेखा है, जो कि मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। अब इसके बाद बच्चों अध्याय 2 के मानचित्र कार्य को हम लोग देखेंगे, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आपको समझनी है। तो अध्याय 2 का मानचित्र कार्य देखने के लिए आपको तीसरे मानचित्र पर चलना होगा। यहाँ आप देखिए, जो है ये भारत का भौतिक मानचित्र है, जिसमें कि आपको समझना है कि पर्वत श्रेणियाँ कौन कौन सी दिखानी है, पर्वत शिखर कौन कौन से दिखाने हैं, पठार भारत में प्रमुख कौन हैं, और तटीय मैदानों को दिखाना है। तो सबसे पहले जो है हम लोग पर्वत शिखर की बात करते हैं। तो पर्वत शिखर में सबसे जो पहला आपको दिखाना है वह है काराकोरम पर्वत, पर्वत शिखर नहीं, पर्वत श्रेणियाँ। तो काराकोरम पर्वत श्रेणियाँ कहाँ हैं, तो आप देख सकते हैं नक्शे पर, यहाँ पर जो है काराकोरम पर्वत श्रेणी है। फिर काराकोरम के जस्ट नीचे की जो श्रेणी है वह है जास्कर श्रेणी। ये आप देख सकते हैं, ये जास्कर श्रेणी है। फिर इसके बाद उसके भी नीचे आएंगे तो ये शिवालिक श्रेणी आपको दिखाई गई है। ये शिवालिक श्रेणी है, जो कि जास्कर के और नीचे है। फिर अरावली पर्वत श्रेणी को दिखाना है, जो कि राजस्थान में आप देख सकते हैं, यहाँ पर है अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली के बाद विंध्य पर्वत श्रेणी है, जो कि आपके मध्य प्रदेश में फैली हुई है, यहाँ पर है, ये विंध्य पर्वत श्रेणी है। और
फिर सतपुड़ा है, तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जो है विंध्य के ठीक नीचे है, यहाँ पर इसको आप देख सकते हैं। और इसके बाद पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को आपको दिखाना है। तो एक बार फिर से इसको पहले रिपीट कर लीजिए आप। ये जो ऊपर वाली है पर्वत श्रेणी, ये कौन सी है? काराकोरम है। उसके नीचे ये जास्कर है। फिर उसके नीचे जो है शिवालिक है, ये शिवालिक है, देख सकते हैं आप। और राजस्थान में अरावलिक पर्वत श्रेणी है जो कि यहाँ दिखाई गई आपको। विंध्य श्रेणी जो है यहाँ पर है, ये देख सकते हैं। और सतपुड़ा श्रेणी ये है। तो बच्चों अब हम लोग जो है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को भी देख लेते हैं कि कहाँ है। तो पूर्वी घाट में जो है, पूर्वी घाट की पर्वत श्रेणी यहाँ पर है, इसको आप देख रहे हैं। अब पश्चिमी घाट की पर्वत श्रेणी जो है ये पश्चिमी तट के समानांतर फैली हुई है, जिसको कि आप देख रहे हैं। थोड़ा फिर से देख लीजिए इसको। पूर्वी घाट यहाँ पर है ये, और पश्चिमी घाट जो है इधर है, पश्चिम तट के पास है, यानी महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में ये फैला हुआ है पश्चिमी घाट। जबकि पूर्वी घाट जो है ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा तक फैला हुआ है। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि भारत में जो प्रमुख पर्वत शिखर हैं वो 3 दिखाने हैं, जिसमें है K2, अनाईमुदी और कंचनजुंगा। तो अनाईमुदी जो है दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। ये अनाईमुदी है, इसको आप यहाँ पर देख लीजिए, फिर हम 2 को दिखाएंगे। ये है अनाईमुदी। फिर इसके बाद जो है कि अब चलते हैं K2 की तरफ कि K2 कहाँ है। तो K2 जो आपको बच्चों जास्कर पर्वत श्रेणी दिखाई गई थी, यहाँ पर ये जास्कर पर्वत श्रेणी, तो यहीं पर देखेंगे आप K2 है। यहाँ पर K2 जो है ये पर्वत शिखर है ये। इसके बाद जो है आपको एक और दिखाना है कंचनजुंगा, जो कि सिक्किम में है, और उसकी स्थिति आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर है, ये है सिक्किम। और यहीं पर जो है कंचनजुंगा का पर्वत शिखर है ये, आप इसको ध्यान से समझ लीजिए। फिर इसके बाद जो है अब आती है तीसरी कैटेगरी में पठारों को दिखाना है आपको। तो कुल मिला के 3 पठार हैं जिनको प्रमुख रूप से आपको जानना है और नक्शे पर दिखाना है। तो आइए चलिए जो है कि हम लोग पठारों को भी देख लेते हैं। तो जो दक्कन का पठार है ये देख रहे हैं आप, ये पूरा का पूरा जो है दक्षिण भारत में महाराष्ट्र और जो कर्नाटक वाला क्षेत्र है, ये पूरा दक्कन का पठार, इसके और नीचे तक दक्कन का पठार फैला हुआ है। फिर दूसरा है छोटा नागपुर का पठार, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये छोटा नागपुर का पठार है। और तीसरा है मालवा का पठार, जो कि विंध्य पर्वत श्रेणी के ऊपर है, ये मालवा का पठार है। इसको फिर से देख लीजिए, ये है दक्कन का पठार, यहाँ पर है छोटा नागपुर का पठार, और ये है मालवा का पठार। तो इन तीनों को आपको नक्शे पर दिखाना है। ये तीनों जो है मालवा का पठार, दक्कन का पठार और छोटा नागपुर का पठार। फिर बच्चों चौथी श्रेणी में आपको तटीय मैदानों को दिखाना है, जिसमें कोंकण दिखाना है। तो जो पश्चिमी तटवर्ती मैदान है उसको आप देख सकते हैं, पहले कहाँ है पश्चिमी तटवर्ती मैदान, पश्चिमी घाट और जो अरब सागर का तटवर्ती इलाका है इसके बीच में फैला हुआ है। तो इसका जो उत्तरी हिस्सा है, उसको हम लोग कोंकण तट कहते हैं, और जो दक्षिणी हिस्सा है इसको हम लोग मालाबार तट कहते हैं। और पूर्वी तटीय मैदानों में जो पूर्वी हिस्सा है इसका, उत्तर में
इसको हम लोग उत्तरी सरकार कहते हैं, और जो दक्षिणी हिस्सा है इसको हम लोग कोरोमंडल तट कहते हैं। तो ये जो है कि पश्चिमी जो तट है और पूर्वी तट है उसके दो अलग अलग नाम हो गए। तो पश्चिमी तट में जो है इसका जो उत्तर का हिस्सा है जो कि महाराष्ट्र में फैला हुआ है उसको हम लोग कोंकण तट कहते हैं, और जो इधर कर्नाटक और तमिलनाडु की ओर फैला हुआ है उसको मालाबार तट कहते हैं। जबकि जो पूर्वी तटीय मैदान है उसके उत्तरी हिस्से को जो कि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है उसको उत्तरी सरकार, और जो दक्षिण में तमिलनाडु में फैला हुआ है उसको हम लोग कोंकण कोरोमंडल तट कहते हैं। तो ये चार जो है कि तटों के बारे में आपने जाना। बच्चों ये तो आपका प्योर जो है कि सीबीएसई के पाठ्यक्रम पर आधारित मानचित्र था। इसमें से आपको परीक्षा में निश्चित रूप से आएगा। इसको आप मानचित्र पर बनाएंगे तब आपको और भी ज़्यादा स्पष्ट होगा। अब हम जो है कि थोड़ा सा कुछ रोचक जानकारियाँ जो कि मानचित्र कौशल के अंतर्गत अध्याय 1 में आपको दी गई हैं, शायद उसको आपने किया भी हो, लेकिन आपको मानचित्र कौशल के अंतर्गत ही हम एक एक करके बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए, आपके मानचित्र कौशल में पूछा गया है, ये अभ्यास का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, एक्सरसाइज क्वेश्चंस है जिसको मैप स्किल्स के अंतर्गत दिया गया है। कुल 10 जो है कि मैप स्किल आपको इसमें दिखानी है। तो इसमें एक एक करके हम 10 के बारे में आपको बताएंगे। मानचित्र पर ही बताया जाएगा, ये मानचित्र कौशल ही है। तो सबसे पहले इसमें पूछा गया है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह कौन कौन से हैं। तो आपको पता है कि अरब सागर में ये लक्षद्वीप है यहाँ पर, और बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। तो ये दो जो है कि आपको नक्शे पर दिखाना चाहिए। फिर दूसरा प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप किन देशों से मिलके बनता है। तो बच्चों यह आपको पता होना चाहिए कि भारत का जो उपमहाद्वीप है ये किन देशों को मिला के बनता है, यानी इसको हम भारतीय उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं। तो कौन कौन से देश हैं जो कि भारतीय उपमहाद्वीप का निर्माण करते हैं, तो आप आज उसको ध्यान से समझ लीजिए। तो सबसे पहला हो गया, स्वयं में जो है कि आप अपने देश की बात करेंगे, आपका देश जो है कि पहला ही होगा, भारत फर्स्ट हो गया। सेकंड जो है कि पाकिस्तान हो गया। थर्ड नेपाल हो गया। फोर्थ जो है भूटान। फिफ्थ बांग्लादेश। और अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका देश पाकिस्तान, आपका देश हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये 5 देश यहाँ पर हो गए। और थोड़ा नीचे बढ़ते हैं, ये है श्रीलंका, ये श्रीलंका है जो कि 6वां देश हो गया। और जो लक्षद्वीप है, आपके नक्शे में दिखाई नहीं दे रहा है, लक्षद्वीप के नीचे आप आएंगे, थोड़ा और नक्शे में नीचे देखेंगे एटलस में, तो आपको मिल जाएगा मालदीव है। तो ये जो है कि सारे देश मिल करके भारतीय उपमहाद्वीप का निर्माण करते हैं। या आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारतीय उपमहाद्वीप का निर्माण करने वाले कौन से देश हैं, यानी किन देशों से मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप का निर्माण हुआ है, तो आप जो है उत्तर देंगे और नक्शे पर दिखाएंगे। तो कैसे उत्तर देंगे, एक हो गया पाकिस्तान, दूसरा हो गया नेपाल, तीसरा भूटान, चौथा बांग्लादेश, और इसके बाद जो है कि 5वां श्रीलंका और 6वां मालदीव, और स्वयं जो है भारत। तो ये जो है कि सारे देश मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप का निर्माण करते हैं। अब आइए हम लोग अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, जो कि आपके पाठ्यपुस्तक में अभ्यास के रूप में दिया गया है कि कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से गुजरती है।
कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों को होकर गुजरती है। तो आपको मैंने इस वीडियो के शुरू में ही बताया था कि कुल 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो 23.5 डिग्री की रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है, ये आप सभी जानते हैं, जो कि आपका जो ये है गुजरात है, गुजरात से होते हुए देखिए राजस्थान में प्रवेश करती है। फिर इस तरह से आप इसको खींचते हुए और इस तरह से आगे बढ़ जाएंगे। तो ये है कर्क रेखा। अब गिनती कीजिए कि कितने राज्य हो गए। तो पहला हो गया गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठवां पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा और आठवां मिजोरम। यानी कुल मिला के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। इसके बाद बच्चों जो है कि प्रश्न है कि भारतीय मुख्य भूभाग का दक्षिणी शीर्ष बिंदु कौन सा है। तो शीर्ष बिंदु जो है, आप दक्षिण भारत में चलिए तो आपको पता लग जाएगा। जो भारत का सबसे दक्षिणी शीर्ष बिंदु है वह है कन्याकुमारी। यहाँ पर है, ये कन्याकुमारी है, ध्यान दीजिएगा। और यही जो है भारत का दक्षिणी शीर्ष बिंदु है। इसके बाद अगला प्रश्न है भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश कौन सा है। तो हम लोग उत्तर में चलते हैं। उत्तरी अक्षांश आप देखिए, उत्तरी अक्षांश आपका आपके देश का जो है यहाँ पर होगा, ये इस जगह पर होगा, जिसकी जो है कि जिसका जो मान है, जिसको आप डिग्री में अक्षांश में बताते हैं, वह है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर या नॉर्थ। ये जो है भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश है। दक्षिणी अक्षांश जो जहाँ पर कन्याकुमारी है वह है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर है। तो दोनों अक्षांशों पर उत्तर ही लिखा गया है क्योंकि आपका देश जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसके बाद जो है कि भारत का जो सबसे पूर्वी और पश्चिमी देशांतर है उसको भी आप जान लीजिए। यहाँ पर आपके नक्शे में दिया गया है। जो सबसे पूर्वी देशांतर है वह है ये 97 डिग्री 25 मिनट का है, और सबसे जो पश्चिमी देशांतर है वह है 68 डिग्री 7 मिनट का है। तो ये जो है कि 2 सबसे पूर्वी और पश्चिमी देशांतर हो गए। अब अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। यानी कि भारत का वह कौन सा राज्य है जिसकी सबसे लंबी कोस्ट लाइन है, समुद्री तटरेखा है। तो यह है गुजरात है। इसको ध्यान से आप समझिएगा, यह गुजरात है जिसकी तटरेखा भारत में सबसे लंबी है। फिर अगला प्रश्न है भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि का नाम बताइए। तो हम लोग श्रीलंका की तरफ चलते हैं, तब आपको जल संधि को पता चलेगा। तो भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जो जल संधि है उसका नाम है पाक जल संधि, जो कि यहाँ पर है। इसको हम लोग कहते हैं पाक जल संधि या पाक स्ट्रेट कहा जाता है, जल संधि। इसको मैं फिर से लिख देता हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पर है और इसको कहते हैं जल संधि। जल संधि कौन सी जल संधि? पाक जल संधि कहा जाता है। अब बच्चों इस अध्याय का आखिरी मानचित्र कौशल है, जिसमें आखिरी प्रश्न होगा यह कि भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो वैसे तो भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 होनी चाहिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बन जाने के पश्चात।
लेकिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों के विलय के बाद यह संख्या 8 ही होगी। तो आप ध्यान दीजिए, दमन और दीव, दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली, ये दमन और दीव है और दादरा और नगर हवेली है। इन दोनों के विलय के पश्चात आपके देश में कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 होगी। तो चलिए आप एक एक करके देखिए, सुविधा के अनुसार जो है आपको सबसे ऊपर से मैं बताऊंगा। यह है लद्दाख, जो कि भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। दूसरा है इसके बगल में जम्मू कश्मीर। तीसरा जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, यह भी केंद्र शासित प्रदेश है। और चौथा है चंडीगढ़, यह भी केंद्र शासित प्रदेश। और इधर मैंने आपको बताया दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली, जिसकी संयुक्त राजधानी दमन है। तो बच्चों, इस प्रकार से आपने उत्तर में देखा, जो कि नक्शा आपको दिखाई दे रहा है, उसमें लद्दाख 1, जम्मू कश्मीर 2, दिल्ली 3 और चंडीगढ़ 4, दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली 5 जो है ये केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब थोड़ा हम लोग नीचे की ओर चलते हैं और देखते हैं कि इधर कौन कौन से 3 बाकी के केंद्र शासित प्रदेश स्थित हैं। तो 5 आपने ऊपर देखा। इसके बाद जो है आप देखिए, छठा लक्षद्वीप, जो कि अरब सागर में है। और 7वां जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित यूनियन टेरिटरी है। इसके बाद बच्चों पुदुचेरी है, जिसको आप पांडिचेरी भी कहते हैं। तो पुदुचेरी भी एक केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन इसके 4 ज़िले हैं जो कि 4 जगह पाए जाते हैं। जैसे कि यनाम है, देखिए यनाम है, यहाँ पर है, ये बंगाल की खाड़ी के किनारे है। और पुदुचेरी ये जो है ये मेन कैपिटल है इस यूनियन टेरिटरी की। और इसके बाद जो है एक कराईकल है। और अरब सागर से लगा हुआ ये माहे है। ये जो है कि 4 इसके ज़िले हैं, लेकिन यह एक ही केंद्र शासित प्रदेश माना जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, यह जो है एक ही केंद्र शासित प्रदेश होगा। 1 2 3 4, तो चारों अलग अलग ज़िले हैं, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश एक होगा। तो इस प्रकार से आपके देश में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसको आप फिर से एक बार रिपीट कर लीजिए, थोड़ा नक्शा छोटा करना पड़ेगा, लेकिन आप इसको देख सकते हैं। ये पहला जो है आपको जो बताया गया, इधर ऊपर से लद्दाख, फिर जम्मू कश्मीर, फिर दिल्ली, इसके बाद चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, ये हो गए 5। और छठा जो है पुदुचेरी है, जिसमें 4 आपको बताए गए, एक पुदुचेरी, दूसरा यनाम, तीसरा कराईकल और चौथा माहे। तो इस तरह से 6 हो गए। और एक है लक्षद्वीप और एक है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यह कुल मिला के 8 जो है आपके देश के केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसको फिर से रिपीट कर लीजिए, कई बार बता दिया गया आपको। 1 2 3 4 5 6 7, और ये जो है सामूहिक रूप से मिलाकर जो बताया गया आपको, ये 8 होंगे। तो बच्चों, आपको इस अध्याय का पूरा मानचित्र बता दिया गया, और आप प्रैक्टिस के लिए जो है स्वयं भी मानचित्र भरेंगे और अच्छे से करेंगे। तो इस क्लास में आपको सबसे पहले CBSE के पाठ्यक्रम पर आधारित मानचित्र को बताया गया, और इसके बाद जो है कुछ रोचक मानचित्र कौशल, जो कि अध्याय 1 का था, वह भी विस्तार से समझाया गया।
अब आपसे यह उम्मीद की जाती है कि आप अच्छे प्रकार से इसको सारे के सारे मानचित्र को भरें और अभ्यास करें। तो तब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद और हम लोग कल की कक्षा में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ।